नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के प्रमुख प्रश्नों की कड़ी लेकर एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूं। जहां आज की क्लास में हमारा टॉपिक होगा संविधान की प्रस्तावना। जहां आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड होंगे। इन क्वेश्चनों से आपको यह पता चलेगा कि संविधान की प्रस्तावना से किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और साथ ही साथ उन क्वेश्चनों से संबंधित जो प्रमुख फैक्ट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। और सबसे पहला जो प्रश्न है हमारे सामने वो ये है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चाहे वो आपसे पूछे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, चाहे वो क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बात एक ही है। तो पहला कथन है आपके सामने कि उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता है। तो क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जाता है? तो दूसरा है उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। यानी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है क्या वो विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तीसरा है उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जिसे पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है और ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य नहीं है। तो देखो क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक तरीका ये होता है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है और दूसरा तरीका होता है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ हमसे ये पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। केवल एक और दो, एक और तीन, एक दो तीन, यानी कि हो सकता है इसमें से एक ही सही हो तो बाकी सही नहीं होंगे। तो चलो इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उद्देशिका क्या उसे संविधान का भाग नहीं माना जाता है। तो देखो इस चीज़ पर कई बार विवाद हुआ है कि संविधान की प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि इसे बाद में जोड़ा गया था तो ये संविधान का भाग नहीं है। लेकिन देखिए केशवानंद भारती मुकदमे में जो कि 1973 का मामला था, तो केशवानंद भारती मामले में संविधान की प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है सर्वोच्च न्यायालय में। तो अतः हम ये कहेंगे कि वर्तमान में संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। इसलिए पहला कथन जो हो गया ये तो हमारा हो गया गलत। ठीक है। दूसरा है क्या उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो देखो भाई जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है यानी कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है वो विधानमंडल की शक्ति का स्रोत नहीं है और ना ही विधायिका के अधिकारों पर प्रतिबंध है। यानी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित नहीं करती है, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। तो कथन दो भी गलत है। अब ये कह रहा है कि इस संविधान की जो प्रस्तावना है क्या ये उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो देखो 13 दिसंबर 1946 को यानी कि 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा में जो संविधान सभा संविधान का निर्माण करी थी वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया था। और आगे चलकर जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी ये प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित थी। तो अतः ये कथन बिल्कुल सही है कि उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थी और इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अब ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है, यानी कि पहला और दूसरा सही नहीं है। तो हमारा आंसर होगा बी। ठीक है भाई। तो आशा है चीज आपको समझ में आ रही होंगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। यानी कि जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे शब्द जो दिखाई देंगे उन शब्दों का सही क्रम लगाना है। तो यहाँ पर आपको संविधान की प्रस्तावना याद होनी जरूरी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो संविधान की प्रस्तावना का कौन सा क्रम बिल्कुल सही है, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो संविधान की प्रस्तावना का जो सही क्रम है उसका सही ऑप्शन यहाँ पर डी है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है भाई। तो ये वाला बिल्कुल जो है कथन सही है, जो क्रम लगेगा सही से। तो सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द आएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष और फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है। यानी कि भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें संविधान का क्या निहित है। संविधान का मूल दर्शन, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, साम्यवादी स्वरूप या नास्तिक राज्य। यानी संविधान की प्रस्तावना संविधान के बारे में क्या प्रदर्शित कर रही है, क्या वो संविधान का मूल दर्शन है या प्रत्यक्ष लोकतंत्र को दिखा रही है या साम्यवादी स्वरूप को दिखा रही है या नास्तिक राज्य को दिखा रही है। तो इसका सही आंसर होगा ए,
यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के मूल दर्शन से संबंधित है। तो प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है, जिसमें संविधान के आदर्श हैं, संविधान के उद्देश्य हैं, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत, इन सब के बारे में वर्णन किया गया है। अतः प्रस्तावना में संविधान का मूल दर्शन दिखाई देता है हमें। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है, तो आप क्या बताओगे? प्रस्तावना में संविधान का मूल दर्शन निहित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि एक शब्द है आपके सामने, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इस शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यह है क्या कि केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति, या केवल बाहरी मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति, या आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश का मतलब क्या होता है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश का मतलब ये होता है कि वो सारे निर्णय अपने स्वयं लेगा, उसके निर्णय किसी भी रूप से बाध्यकारी नहीं होंगे, कोई भी व्यक्ति उसके निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकता। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में जो ये वर्ड है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस शब्द का अर्थ ये है कि भारत अपने आंतरिक मामलों में भी और बाहरी मामलों में भी स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखेगा, जहां उसके आंतरिक मामलों को भी कोई प्रभावित नहीं कर सकता और बाहरी मामलों को भी कोई प्रभावित नहीं कर सकता। अतः कथन कौन सा सही है? सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? क्या भारत में लोकतंत्र का प्रत्यक्ष स्वरूप प्रस्तुत है, या अप्रत्यक्ष रूप जो है प्रचलित है, या मिश्रित स्वरूप है, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है भाई? तो बताओ, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, या मिक्स्ड है दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, भारत में है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। कौन सा लोकतंत्र? अप्रत्यक्ष। अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हैं कि अप्रत्यक्ष कैसे? तो देखो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो लोकतंत्र होता है जिसमें सारे लोग मिलकर सारे डिसीजन लेते हैं, लेकिन भारत में जो लोग हैं ये अपना प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजते हैं और सारे डिसीजन वो प्रतिनिधि लेते हैं, ना कि जनता। तो लोकतंत्र में क्या है भारत में कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन चलाते हैं और सारे निर्णय प्रतिनिधि द्वारा लिया जाता है, जिसमें जनता इन्वॉल्व नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि जो भारत का लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जबकि जो प्राचीन काल में एंथेस वगैरह की अगर हम बात करें तो वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र चलता था, सभी लोग मीटिंग एक साथ करते थे और सारे निर्णय मेजोरिटी से लिए जाते थे। लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या में सारे निर्णय सारी जनसंख्या से पूछकर तो नहीं लिए जा सकते, इसलिए प्रतिनिधि चुनने की प्रथा शुरू हुई। अतः भारत में कौन सा लोकतंत्र है? आप भारत में बताएंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख निम्नलिखित में से किन उपबंधों में हुआ है? यानी कि भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बात किसमें की गई है? पहला ऑप्शन है उद्देशिका, दूसरा है मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार, तीसरा ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और चौथा है मूल कर्तव्य। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आगे एक बात और लिखी गई है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुननी है। यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो न्याय है वो किस में है? क्या वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यानी कि उद्देशिका में है, या मौलिक अधिकारों में है, या नीति निषेधक तत्वों में है, या मौलिक कर्तव्यों में है? आपके पास ऑप्शन है केवल 1 और 2, 1 और 3, केवल 1, 2, 3 और 1, 2, 3, 4। तो देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में लिखा हुआ है। इसी प्रकार से जब आप मौलिक अधिकारों को पढ़ोगे तो मौलिक अधिकारों में भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो मौलिक अधिकार में जो है व्यक्ति के अधिकारों की बात की गई है, ना कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की है। लेकिन जब आप नीति निर्देशक तत्वों में पढ़ोगे तो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल नंबर 38 के पार्ट 1 में लिखा है कि राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा और सुरक्षित रखेगा ताकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिल सके। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 38 पार्ट 1 में ये बात लिखी हुई है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वहाँ पर ये बात लिखी हुई है, यानी कि पहली बात उद्देशिका में लिखी हुई है, दूसरा राज्य के नीति निषेधक तत्वों में लिखी है, मौलिक अधिकार जनता को दिए गए हैं और उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात नहीं लिखी है। तो आंसर होगा हमारा केवल 1 और 3। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्व हैं? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्व इन चारों में से क्या क्या हैं? क्या संविधान के अधिकारों का स्रोत भारतीय संविधान की प्रस्तावना है? दूसरा ऑप्शन है भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में संविधान की प्रस्तावना बता रही है क्या? तीसरा ऑप्शन है संविधान के उद्देश्य प्रस्तावना के तत्व हैं क्या? और चौथा है संविधान लागू होने की तिथि।
तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है हमें कि 1 और 3, 2 और 4, केवल 3 और 4, 1, 2, 3, 4। यानी कि वो आपसे ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के निम्न में से कौन कौन से तत्व हैं। तो देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो ये बताती है कि संविधान के अधिकारों का स्रोत कौन है। वो ये भी बताती है कि भारत के राज्य की प्रकृति कैसी है। जहाँ पर वो बता रही है कि भारतीय संविधान के अधिकारों का स्रोत कौन है, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग यानी कि भारत के संविधान में जो शक्ति प्राप्त करता है संविधान, वो किससे करता है, लोगों से। तो भारत के संविधान के अधिकार का स्रोत कौन है, जनता है। ये बात प्रस्तावना में लिखी है। भारत के राज्य की प्रकृति कैसी होगी, तो भारत के राज्य की प्रकृति संप्रभु होगी, समाजवादी होगी, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है और गणतंत्र है। तो भारत के राज्य की प्रकृति के बारे में भी संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। संविधान के उद्देश्य भी लिखे गए हैं कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को बढ़ाना हमारे संविधान के उद्देश्य हैं। और 26 नवंबर 1949 की तिथि उल्लेख है। तो ये चारों ही कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्व हैं, अतः कथन हमारा सही होगा 1, 2, 3 और 4। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। तो क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, अवसरों की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, या राजनीतिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, विचारों की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। ऑप्शन है 1, 2, 5, 2, 4, 5, 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो आपको इसमें सही उत्तर बताना है आपको। तो देखो, अगर हम बात करें भारत के संविधान की प्रस्तावना में विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। यानी कि भारतीय संविधान की अगर आप प्रस्तावना की बात करोगे तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विचारों की स्वतंत्रता की बात की गई है, यानी कि पांचवा ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरी बात है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। तीसरी बात यह है कि इसमें विश्वास की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई, यानी कि एक भी बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन इसमें आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई, यानी कि दूसरा तो बिल्कुल हमारा गलत है और चौथा भी हमारा गलत है। तो अगर हम सही आंसर पे जाएं तो हमारा आंसर होगा 1 और 5, और 1 और 5 हमारा कौन सा है, सी ऑप्शन है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा 1 और 5, यानी कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में धर्म की स्वतंत्रता और विचारों की स्वतंत्रता की बात की गई है, जबकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, अवसरों की समानता की बात की गई है, अवसरों की स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। तो संविधान की प्रस्तावना का एक एक शब्द आपके माइंड में होना चाहिए अगर आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन है 42 अमेंडमेंट यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। तो देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के माध्यम से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता का मतलब यह है कि यहाँ पर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी कि सही ऑप्शन है बी। ठीक है भाई। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित को संविधान की प्रस्तावना में लिखे हुए हिसाब से क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो निम्नलिखित को संविधान की प्रस्तावना में अंतर्लिखित क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, यानी कि पहले किस शब्द का प्रयोग किया गया, फिर किसका, फिर किसका, फिर किसका। ऑप्शन है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। तो प्रस्तावना में सबसे पहले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और अंत में बंधुत्व बढ़ाने की बात की गई है। तो इसलिए हमारा कथन कौन सा सही होगा, हमारा सही होगा जो ऑप्शन है वो है बी, यानी कि पहले 4, फिर 2, फिर 1 और फिर 3। यानी कि जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ोगे तो भारत के संविधान में सबसे पहले क्या आएगा प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और सबसे लास्ट में आएगा क्या, बंधुत्व। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। आशा है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और भारतीय संविधान की प्रस्तावना से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। मिलते हैं आपसे इस वीडियो के पार्ट 2 में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है।